नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की, जहां उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में न्याय धर्म सभी राजनीतिक पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ साथ अपनी चुनावी घोषणा पत्र को भी जारी कर दिया है। वहीं न्याय धर्म सभा के संस्थापक अरविंद अंकुर ने कहा कि उत्तराखंड में भी लोगों के पास विकल्प नहीं है तो क्या करें, वे कांग्रेस या बीजेपी को ही सत्ता में लाते हैं। और आम आदमी पार्टी भी उन्हीं पार्टियों की जब तरह से पार्टी करती है, तो जब तक जनता को कोई विकल्प नहीं मिलेगा तो जनता इन्हें ही वोट करेगी। हम जनता की पार्टी है और हम उत्तराखंड में विकल्प बनकर आ रहे हैं। हम जनता को उसका अधिकार देंगे। तो नोटा की जगह कोई तो दो, नहीं तो टोटा पड़ा रहेगा तो नोटा में जाएगा। नोटा कितना होता है? नहीं, जो भी होता लोग करें क्या। अब देखो, बसपा को खदेड़ा, भाजपा को खदेड़ा, कांग्रेस को खदेड़ा, यूपी में क्या हो रहा है। लेकिन वो बेचारे अनेक विकल्प तो ढूंढ रहे हैं, मगर वो करें क्या, किसको लाएं। केजरीवाल को लाए, वो भी सब उन्हीं थैली के चट्टे बट्टे। समस्या ये है कि जब तक जनता की एक पार्टी बना लो, जनता के हिसाब से, और जनता की पार्टी कौन सी है जो ये अपने को हटवा सके, वो हटाने के लिए कहाँ अनुमति दे रहा है। अगर आप जनता को ये पावर देते हैं कि ये ठीक से इसके 12 मताधिकार होंगे और ये 12 मताधिकारों के अनुसार एक नेता चुन सकेगा, नेता हटा सके, मंत्री चुनेगा, मंत्री हटाएगा, जज चुनेगा, जज हटाएगा। नियम पारित कर देती है, नियम आप देंगे ये सब अधिकार 100% पहले दिन। किसी पार्टी से हम लोग होगा? गठजोड़ की जरूरत क्या है। गठजोड़ तो नोटा की जगह कोई तो दो, नहीं तो टोटा पड़ा रहेगा तो नोटा में जाएगा। नोटा कितना होता है? नहीं, जो भी होता लोग करें क्या। अब देखो, बसपा को खदेड़ा, भाजपा को खदेड़ा, कांग्रेस को खदेड़ा, यूपी में क्या हो रहा है। लेकिन वो बेचारे हरिद्वार के सामाजिक संगठनों ने हरिद्वार के जमालपुर में पुलवामा के शहीदों के चरणों में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है और लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को याद किया। वहीं बीजेपी नेता प्रमिल चौधरी ने कहा कि 14 फरवरी को पुलवामा कांड में जो सैनिक शहीद हुए थे, उन्हें शहीदों के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि 14 फरवरी को एक ऐसा शहीद दिवस मनाया जाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बने, क्योंकि हमें अपने बच्चों को ये जरूर बताना चाहिए कि किस तरीके से हमारे सैनिकों ने 14 फरवरी को अपना बलिदान दिया था और हमें शहीदों को हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि आज हम उनकी वजह से ही सांसें ले रहे हैं। कि जैसे हमारे मतलब देश के शहीदों ने बलिदान दिया है, पहले तो मैं यही कहूँगा कि उन माताओं को कोटि कोटि प्रणाम जिनके ये पुत्र थे। और मैं आगे भी मतलब गांव के बच्चों को भी यही शिक्षा दूंगा कि जैसे ये इन्होंने बलिदान दिया है, ऐसे ही आप गांव के और देश के प्रति सजग रहें और इनसे कुछ सीख लें। कि प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 22 फरवरी को रामनगर पहुंचेंगे, जहां वे कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू होंगे। रविवार को विधायक देवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष प्रदेशव्यापी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत 22 फरवरी को रामपुर पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने रामनगर में होने जा रहे कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं से संपर्क साधकर उनकी कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। वहीं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता छोई में उनका स्वागत कर मोटरसाइकिल कार रैली के माध्यम से शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए प्रदेश अध्यक्ष को गोपाल कृष्ण बैंक्वेट हॉल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के बाद बूथ सेक्टर पंपापुरी, भरतपुरी और दुर्गापुरी में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। आपको बता दें, खबर रामनगर से है, जहां बताया जा रहा है कि विधायक देवान सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें जानकारी दी गई है कि कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की जानकारी दी है उन्होंने। साथ ही बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। वहीं रविवार को विधायक देवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश व्यापी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत 22 फरवरी को रामनगर पहुंचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के रामनगर में होने जा रहे कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं से संपर्क साधकर उनकी कार्यक्रम की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करेंगे।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में जाकर वहाँ केंद्र की अपनी सरकार की जो योजनाएं हो चुकी हैं और जो योजनाएं आगे लागू होंगी उनके बारे में बताना और अपने विशेषकर कार्यकर्ताओं का के साथ संवाद करना, उसके लिए विशेषकर महत्वपूर्ण संवाद का है। उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता जो अपनी बात कहना चाहता है उसके लिए समय दिया गया, अधिक समय उसी में है। जो भी जब तक कार्यकर्ता बातचीत करना चाहेगा तब तक बातचीत होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने चोरी के 8 मोबाइल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही पुलिस टीम ने 13 अन्य फोनों को भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बरामद फोनों की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल काफी दिनों से फोन चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 संदिग्ध युवकों को मोदी मैदान से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें खबर रुद्रपुर से है, जहां बताया जा रहा है कि चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। काफ़ी समय से जो है फ़ोन चोरी की शिकायत आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही आपको बता दें कि मोदी मैदान से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 13 फ़ोन बरामद किए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि चोरों के पास से पुलिस ने 13 फ़ोन के अलावा काफ़ी सारे फ़ोन भी बरामद किए हैं। वहीं ये आज हमारी टीम द्वारा 8 मोबाइलों के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सूरज उर्फ गुत्रा, रजनीश और राहुल को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त भी हमारे जो है ट्रांजिट कैंप पुलिस द्वारा 13 अन्य मोबाइल जो सभी एंड्रॉयड हैं वो कोई खोए हैं और कोई चुनौती के हैं और कुछ जो है चोरी के हैं। टोटल 21 मोबाइल बरामद है। इनकी कीमत 3 लाख के आसपास जो है इसकी कीमत है। टिहरी में जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव और स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी ने कौटी कॉलोनी पहुंचकर टिहरी झील महोत्सव 2021 की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि टिहरी झील महोत्सव की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं उन्होंने चमोली के रेणी गांव आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि रेणी गांव की घटना झकझोर देने वाली है, जिसके चलते टिहरी झील महोत्सव को सादगी से आयोजित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा और उसके स्थान पर भजन का आयोजन किया जाएगा। वहीं उन्होंने टिहरी झील महोत्सव के आयोजन को लेकर कहा कि टीएलएफ के आयोजन के माध्यम से देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करना है, ताकि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक में सुधार लाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है कि टिहरी लेक फेस्टिवल बसंत पंचमी के मौके पे किया जाएगा, तो एक ये धार्मिक भी फेस्टिवल का रूप है इसका। लेकिन रैनी आपदा की वजह से काफ़ी हम लोगों को फेस्टिवल का इसको रूप देने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि सभी लोग इस रैनी आपदा से दुखी हैं। लेकिन फिर भी चूँकि रोजगार का मामला है, हम उत्तराखंड को अनसेफ नहीं प्रोजेक्ट कर सकते बाहरी दुनिया के सामने। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमलेश रमन ने राजधानी देहरादून में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के सभी लोग आज महंगाई से त्रस्त हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आटा, दाल, चावल, चीनी भी अपनी चरम सीमा पर है और गरीब जनता की थाली से एक वक्त की रोटी भी धीरे धीरे महंगाई की भेंट चढ़ रही है, वह निंदनीय है। आपको बता दें खबर देहरादून से है, जहां बताया जा रहा है कि देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमलेश रमन ने राजधानी देहरादून में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश के सभी लोग आज महंगाई से त्रस्त है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आटा, दाल, चावल, चीनी भी अपनी चरम सीमा पर है, जिससे गरीब जनता की थाली से एक वक्त की रोटी भी धीरे धीरे महंगाई की भेंट चढ़ रही है और ये निंदनीय है। पुतला
पुतला फूंक करके केंद्र सरकार से मांग करी है कि जो 2014 में आपने वादा किया था देश की जनता से अच्छे दिनों को लाऊंगा और महंगाई पर रोक लगाऊंगा, वो वादे आपके क्या हुए, उन वादों को उनको याद दिलाने के लिए आज हमने उनका पुतला फूंका है कि मोदी सरकार होश में आ जाओ, वरना देश की जनता, देश की मातृशक्ति सड़कों में उतर के आपको गद्दी से उतारने में देर नहीं लगाएगी। पुतला फूंक करके केंद्र सरकार से मांग आंगनवाड़ी वर्कर्स मानदेय बढ़ोतरी को लेकर उत्तरांचल आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले डोईवाला तहसील में एकत्रित हुए, जहां कई मांगों को लेकर डोईवाला एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मांग करते हुए कहा कि बीएलओ, जन्म मृत्यु, आर्थिक जनगणना, पोलियो ड्यूटी जैसे कार्य लगातार कराए जाते हैं, पर मानदेय के नाम पर छोटी सी रकम भी उन्हें दी जाती है, जबकि महंगाई चरम स्तर पर है और मिलने वाले मानदेय से वे अपना गुजारा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। साथ ही मानदेय भी उन्हें समय पर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी वर्कर्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने मानदेय में बढ़ोतरी के साथ सरकार से अन्य विभागों की भांति दी जाने वाली छुट्टियों की भी मांग की है। आपको बता दें खबर डोईवाला से है, जहां बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स मानदेय बढ़ोतरी को लेकर उत्तरांचल आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले डोईवाला तहसील में एकत्रित हुई, जहां कई मांगों को लेकर डोईवाला एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मांग करते हुए कहा कि बीएलओ, जन्म मृत्यु, आर्थिक जनगणना, पोलियो ड्यूटी जैसे कार्य लगातार कराए जाते हैं, पर मानदेय के नाम पर छोटी सी रकम ही उन्हें दे दी जाती है, जबकि महंगाई चरम स्तर पर है और मिलने वाले मानदेय से वे अपना भी गुजारा नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। साथ ही मानदेय भी उन्हें समय पर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी वर्कर्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये हमारा जो ज्ञापन है वो एक तो मानदेय को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि जितनी हमारी कार्यकर्ती यहाँ पर काम करती हैं, जितना ये काम करती हैं, जैसे ये बीएलओ की ड्यूटी करती हैं, पहचान पत्र हो गए, पोलियो ड्यूटी हो गई, सभी कुछ मतलब इतने काम आंगनवाड़ी को दिए जाते हैं, किसी विभाग को नहीं दिए जाते, तो उस हिसाब से हमारी तनख्वाहें नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। हम यहाँ एसडीएम ऑफिस में दे रहे हैं एसडीएम मैडम को, और आगे मतलब डीएम ऑफिस भी दिया जा रहा है। तो हमारा मेन जो मुद्दा है वो मानदेय बढ़ोतरी के लिए ही है, और क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर को इतना वर्कलोड दिया जा रहा है, हर विभाग ने काम सौंप देता है, तो जिसके उपलक्ष्य में है कि न्यूनतम जो वेतनमान है वो भी नहीं दिया जा रहा है, मतलब मात्र 7,500 रुपये दिया जाता है प्रति माह। तो उसमें भी ये देखे ना, अधिकांश जो महिलाएं हैं वो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। ये हमारे हरिद्वार में इस साल महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन अभी महाकुंभ के स्नान का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वहीं 16 फरवरी को नए साल का तीसरा स्नान बसंत पंचमी के दिन होने जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि प्रशासन इन स्नानों को एक ट्रायल के रूप में ला रहा है, जिससे कि महाकुंभ पर जो स्नान होंगे उसमें कोई व्यवस्था में कमी न रह जाए। वहीं आईजी कुंभ मेला संजय गुंजियाल ने बताया कि पूरे सिटी क्षेत्र को 9 जोन और 25 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इस बार हमने विशेष तौर पर यातायात को अलग जोन में विभाजित किया है, जिससे यातायात व्यवस्था को अलग जोन देखा जाएगा। साथ ही कोविड-19 के नियमों का भी पालन करवाया जा रहा है। बसंत पंचमी के स्नान को देखते हुए हम लोगों ने पूरे सिटी एरिया को 9 जोन में और 25 सेक्टर में डिवाइड किया है। इस बार विशेष यह है कि हमने ट्रैफिक को फोकस करते हुए ट्रैफिक का अलग से ही जोन और सेक्टर बनाया है, ताकि जो यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरह से अलग जोन के रूप में देखा जाए, और जो यहाँ पर स्थानीय एसपी ट्रैफिक है वही कुंभ व्यवस्था से रिलेटेड ट्रैफिक का कार्य भी देखेंगे, तो उस लिहाज से बेहतर कोऑर्डिनेशन भी रहेगा। और कोरोना के लिहाज से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको भी हम लोग सख्ताई से लागू कराएंगे। बसंत पंचमी के मसूरी वन प्रभाग में आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से आए किसान भारत भूषण ने बताया कि उत्तराखंड के खेत लेवेंडर की खेती के लिए माकूल है और यहाँ पर्याप्त मात्रा में लेवेंडर की खेती की जा सकती है, जिसके आजकल देश विदेश में बहुत मांग है। उन्होंने बताया कि वे भी पहले अनाज की खेती करते थे, लेकिन उसमें पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं हो पाता था, जिसके बाद उन्होंने लेवेंडर की खेती शुरू की, जिसमें उनकी अच्छी खासी आय होने लगी।
उसके बाद उन्होंने अन्य किसानों को भी लेवेंडर की खेती के लिए प्रेरित किया और आज इससे वे अच्छी खासी आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में आए किसानों को लेवेंडर की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में लेवेंडर की खेती के लिए माकूल मौसम है और ऊंचाई क्षेत्रों में इसकी भरपूर मात्रा में खेती होती है। आपको बता दें कि मसूरी वन प्रभाग में आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से आए किसान भारत भूषण ने बताया कि उत्तराखंड के खेत लेवेंडर की खेती के लिए माकूल है और यहाँ पर्याप्त मात्रा में लेवेंडर की खेती की जा सकती है, जिसकी आजकल देश विदेश में बहुत मांग है। उन्होंने बताया कि वे सभी पहले अनाज की खेती करते थे, लेकिन उसमें पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं हो पाता था। लेवेंडर जो है अपने आप में एक फूल ऐसा है जो एक सोने के बराबर है, इसलिए इसको जब ये फील्ड्स में लगा होता है तो हम लोग इसको पर्पल गोल्ड बोलते हैं। क्योंकि एक तो ऑयल जब हमने निकाल लिया, पहली स्टेज वो वैल्यू एडिशन की होती है, उसमें हमारा ऑयल तो महंगा बिकता है। और हमें सबसे बड़ी बात, हम क्यों इसको और प्रमोट कर रहे हैं कि एसएच केलकर करके एक बड़ी कंपनी है परफ्यूमरी की, बॉम्बे में, बहुत पुरानी कंपनी, 80-90 साल पुरानी है, और उन्होंने हम लोगों को अप्रोच किया। सर देखिए, लेवेंडर की खेती मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ और अपनी खेती में कम से कम 4 गुना मुनाफा जो है मुझे हो रहा है। और वही खेती में यहाँ उत्तराखंड से जुड़े किसानों को भी बताना चाह रहा था इस बारे में। और यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे किसानों को इकट्ठा किया है और इन लोगों को मैंने पूरी डिटेल में बता दिया कि इसको शुरू से आपने कैसे लगाना है, आगे इसकी खेती करनी है तो कैसे प्रोसेसिंग तक। उत्तराखंड के रुड़की में खनन माफियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि खनन माफिया दिन रात खनन के काले कारोबार को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। वहीं मामले को लेकर स्थानीय किसानों का कहना है कि खनन माफिया तैयार गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही खनन माफियों को ग्राम प्रधान समेत राजनीतिक लोगों की शय मिली हुई है, जिसके चलते खनन माफिया खुलेआम खनन के काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। नुकसान तो है, यहाँ मतलब ठारे आका मारते हैं, ये किसी टाइम ठारे जा, रात को भी दिन में भी, बिना परमिशन के अनुमति के ठाते हैं, बगैर परमिशन कोई नहीं। खेती को क्या क्या नुकसान हो रहा है? खेती हुई गेहूँ को नुकसान हो रहा है, जड़ तलक माटी ठा रखे, गेहूँ में तभी भर रखे और आता भाग जा छोड़ छाड़ का, ये भाग जा ट्राली छोड़ का, ये जा फिर चले जाओ वहाँ पे। ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर में विशाल निशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस निशुल्क आयुर्वेदिक के भव्य शिविर से लोगों को बहुत लाभ मिलता है। वहीं जिनको भी पेट से संबंधित अंदरूनी बीमारी थी, उनको इस शिविर का अच्छा लाभ मिला है। साथ ही कहा कि विकलांग लोगों को इस आयुर्वेदिक शिविर से अंग प्रदान किए गए हैं। वहीं वन मंत्री ने आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के शिविर का आयोजन हर गांव, हर शहर में होना चाहिए, जिससे विकलांग और निर्धन लोगों को आयुर्वेद की सेवा का लाभ पहुंच सके। हर तरह के जो बीमारी थी, विशेषकर हड्डियों से संबंधित बीमारी थी, पेट से संबंधित बीमारी थी, उसका आयुर्वेद में जिस तरह अच्छा लोगों का यहाँ पे इलाज हुआ है और जिस तरह रोटरी क्लब के सहयोग से जो विकलांग लोगों को उनके अंग जो वितरण किए गए, ये मैं सोचता हूँ सराहनीय कार्य है और ये बहुत ही अच्छा काम मैं सोचता हूँ रोटरी क्लब ने, आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद ने किया है और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और इससे इसी तरह का काम मैं सोचता हूँ हर शहर में, हर गांव में, हर क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे कि लोगों की सेवा हो सके, विशेषकर विकलांग लोगों को उनको एक मैं सोचता हूँ सहारा मिल सके उनको, और विशेषकर जो लोग गरीब हैं। डोईवाला क्षेत्र के थानों धारकोट मोटर मार्ग को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहित नेगी ने कहा कि धारकोट मार्ग पूरी तरीके से खस्ताहाल में है और इस मार्ग से दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, लेकिन मार्ग की स्थिति की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए कांग्रेस ने शीघ्र मार्ग को मरम्मत या मार्ग बनाए जाने की मांग की है, जिससे जनता को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।
मार्ग जो है वो मालदेवता द्वारा से घुत्तू गंडक पानी तक सेंक्शन है 16.5 किलोमीटर की रोड। उस पर भी अभी तक सारी स्वीकृतियाँ हो चुकी है। वन विभाग की भी अनापत्ति उसमें प्राप्त हो चुकी है। अभी तक काम उसमें नहीं हुआ, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बड़े आबादी क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क है ये, जिसमें कि आपका धारकोट है, लड़वा कोट है, हल्द्वाड़ी है, इसी तरह के दर्जनों गाँव हैं। वहाँ अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो किसी प्रकार से वो 2 घंटे से पहले चिकित्सालय नहीं पहुंच सकता, ये स्थिति है। लक्सर विकासखंड के कंकरखाना गांव में दूषित पानी के चलते ग्रामीणों की मांग पर स्वजल विभाग ने करोड़ों रुपए की लागत से गांव में एक ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया, जिसके बाद गांव में पाइपलाइन बिछाने के साथ साथ ग्रामीणों को कनेक्शन भी दिया गया। लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी ओवरलोड ट्रक सुचारू नहीं होने के कारण ग्रामीणों को इस टंकी का लाभ नहीं मिल पाया, जिसके चलते अब गांव के दबंग व्यक्ति ने इस ओवरहेड ट्रक पर कब्जा करके अपने कृषि यंत्र रख दिए हैं और ऑपरेटर कक्ष को अपना निजी स्थान बना लिया है। वहीं कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत लिखित और मौखिक रूप से आला अधिकारी से लेकर स्वजल विभाग तक दी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं गांव में लगे हैंडपंप भी सूखे पड़ने लगे हैं, जिसके चलते इस गांव के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गांव में दूषित पानी होने के चलते खतरनाक बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। हाँ जी, इसे 5 साल हो गए, पानी खराब हो गया था, लगवाई थी यहाँ से। गाँव वालों और अधिकारी कोई आएगा फिरता नहीं, मैं बहुत परेशान हो गया। फिर रियायत के चक्कर में बताया इसका पैसा देना पड़ा। हो पूरी तरह से पानी दूषित होगा गांव में। दूषित गाँव में तो पानी मौज का पी है सर, पानी दूषित है। अधिकारी से शिकायत की 6-7 बार जा लिया वहाँ अखबार उसके सैनी साहब के थोड़े रिसोर्सल का वो प्रोजेक्ट मैनेजर 6-7 बार जा लिया, कोई आता नहीं ना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा पर आने वाली सभी गाड़ियों पर फास्टैग की सुविधा दी है, जिसके चलते सभी वाहन चालकों को टोल पर कार्डलेस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भगवानपुर में नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा सभी वाहन चालकों को दी जा रही है, जिसके चलते सभी वाहन चालकों का समय भी बचेगा और टोल प्लाजा पर लगने वाले वाहनों की लंबी कतार से निजात मिल पाएगी। मौजूद है भगवानपुर टोल प्लाजा पर, जहां पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए सभी टोल प्लाजाओं को फास्टैग कर दिया गया है। इसी क्रम में हमारे साथ इस टाइम मौजूद है टोल प्लाजा के मैनेजर, उनसे आइए बात करते हैं सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स के लिए। आइए बात करते हैं। सर, जो केंद्र सरकार ने सभी नेशनल हाईवे को आज से फास्टैग पर जोड़ दिया गया है, क्या गाइडलाइंस जारी करी हैं जो आने वाले जितने भी यहाँ पे कस्टमर हैं उनके लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं सर यहाँ पे? एक्चुअली केंद्र गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है कि सारे टोल प्लाजाओं को कैशलेस कर दिया गया, जिसके मद्देनज़र रखते हुए सभी गाड़ियों के ऊपर फास्टैग लगने अनिवार्य है। लोकल के लिए लोकल की सुविधा दी गई है, बाहर के लिए बाहरी सुविधा दी गई है, हर स्तर की सुविधा उस फास्टैग में ही दी गई है। इसलिए बहुत कुछ ना कहते हुए सारी गाड़ी फास्टैग लगा लें और अपना लोकल हैं तो लोकल का रिचार्ज कर लें, बाहर वाले हैं तो वैलेट में अपना रिचार्ज कर लें, जिससे उन्हें कैश देना भी ना पड़े और कहीं टोल पे खड़े होना भी ना पड़े, वो अपना ईजी वे में आए और ईजी वे में चले जाए। सर, ऐसा भी कुछ है कि आज जो लोग फास्टैग को यूज़ नहीं कर रहे हैं और उनके लिए यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं? जिन गाड़ियों पे फास्टैग नहीं है उन गाड़ियों से डबल चार्ज लिए जा रहे हैं, जो केंद्र गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइन पे हम डबल चार्ज भी कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर हर किसी को फास्टैग को लगवाना ज़रूरी है? जरूरी है, फास्टैग लगाना ज़रूरी है और भारत सरकार की जो मंशा है पूर्णतः कैशलेस करना, वह उसमें सहयोग करने की भी आवश्यकता है। सर, क्या लगता है कि अब ये फास्टैग जिस तरीके से जारी कर दिया गया है तो आने वाले समय में यहाँ पर फास्टैग की क्या अच्छी तरीके से सुविधाएं ले पाएंगे? बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है फास्टैग। अपना 1 सेकंड मिनट का भी टाइम नहीं लगता है टोल प्लाजा को क्रॉस करने में, बशर्ते अपने वैलेट को रिचार्ज करके रखें, अपनी सुविधा का उपयोग करें। हमारे साथ मौजूद थे टोल प्लाजा के मैनेजर, जिनका ये कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के द्वारा यहाँ पर सभी टोल प्लाजाओं को आज से फास्टैग से जोड़ दिया गया है। आने वाले जितने भी, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पर आने वाले जितने भी वाहन हैं सभी को फास्टैग के साथ जोड़ दिया गया है। सभी कार्डलेस के माध्यम से यहाँ
रुड़की में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर संजय कंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल अस्पताल में कोविड-19 संग्रह केंद्र बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें वैक्सीन रखने के लिए 2 कमरों का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं एक कमरे को वॉकिंग कूलर और दूसरे कमरे में वॉकिंग फ्रीजर बनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में कोरोना वैक्सीन रखी जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारी और अग्रिम पंक्तियों के लोगों का टीकाकरण होने के बाद बड़े स्तर पर आम लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके अंदर हमारे यहाँ भारत सरकार के द्वारा 2 चैम्बर्स बनाए जा रहे हैं। एक का जो एरिया है वो 18 बाई 11 फुट का है और दूसरे का 14 बाई 10 फुट का है। जो छोटा वाला 14 बाई 10 का है उसके अंदर जो टेम्परेचर रहेगा वो 2 to 8 डिग्री पर रहेगा, जिसमें कि वैक्सीन रखी जाएगी। और बड़े वाले के अंदर -20 डिग्री टेम्परेचर पर उसमें हम आइस फ्रीज करेंगे और जो आइस पैक जिनके साथ में वैक्सीन को भेजा जाता है, और इस जो टेम्परेचर है इसका वैक्सीन का वो 2 to 8 डिग्री पर हमको लगातार मेंटेन करना है। और ये जो बन रहा है इसमें भारत सरकार ही डिसाइड करेगी कि वो पूरे गढ़वाल का बना रहे हैं या केवल हरिद्वार और देहरादून। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को दिनेशपुर के युवाओं के श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद इस दिन को पूरा देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है। वहीं आज दिनेशपुर नगर और देश के युवाओं ने मुख्य चौराहे सुभाष चौक पर रविवार की देर शाम कैंडल जलाकर कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।